हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। इजराइल हमास वॉर को शुरू हुए कई हफ्ते हो चुके हैं। इसके दौरान 700 से 800 लोग हमास के अटैक में मारे जा गए थे और 25,000 से भी ज्यादा लोग जो है गाजा स्ट्रिप में मारे जा चुके हैं इजराइल के अग्रेशन के चलते। अब हम देखना यह है कि क्या हमारे पास कोई इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है जो चाइना के इस अग्रेशन को रोक सके, बेंजामिन नेतन्याहू के इस बिहेवियर को इंडाइट कर सके और उनको पीनलाइज कर सके। ऐसा कोई लॉ है? और अगर कोई वो इंटरनेशनल लॉ है तो वो क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो दिस आर्टिकल सेज इजराइल हमास वॉर, व्हाट इंटरनेशनल लॉ अप्लाई एंड वेदर आईसीसी कैन प्रोसिक्यूट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इजराइल हमास वॉर में इंटरनेशनल लॉज कौन कौन से हैं जो वायलेट हो रहे हैं और जिनके थ्रू हम इस तरीके के वायलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज, क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बेंजामिन नेतन्याहू को प्रोसिक्यूट कर सकता है वॉर क्राइम के लिए? चलिए शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। एक बार पैलेस्टीनियन एंड इजराइल फैसिलिटीज की बात करते हैं। जो अब तक डेथ हुए हैं वो 11,078 है, इससे भी ज्यादा हो चुके हैं डेथ। इट इज टचिंग अराउंड 25 to 30,000 कैजुअलिटीज डेथ इन इजराइल, इन पैलेस्टीन। डेथ इन इजराइल की बात बोले तो 1000 से लेकर 1200 तक, और डेथ इन वेस्ट बैंक की बात बोले तो 128। तो ये कुछ फिगर्स हैं, ये फिगर कंप्लीटली अपडेटेड नहीं है, नवंबर 13 तक के ये डिटेल्स हैं। गाजा's मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैज नॉट अपडेटेड हॉस्पिटल कैजुअलिटीज फॉर 3 कंसेक्यूटिव डेज। गाजा's मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ये पूरा डेट अपडेट कर रही है कि हमारे कितने लोग मारे गए हैं। इस डेटा को मेंटेन क्यों किया जा रहा है? ताकि इंटरनेशनल लेवल पे ये प्रोपेगेट किया जा सके कि इजराइल की ब्रूटैलिटी का कितना बड़ा कीमत चुकाना पड़ा है पैलेस्टीन और गाजा के लोगों को। एक बार और देखते हैं, ये हमारे डेथ की बात करें तो नॉर्थ गाजा, डेर अल बलाह, खान यूनिस और रफाह, ये वो एरियाज हैं। रफाह बॉर्डर जो है जहां से इजिप्ट से आप क्या कर सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन सारे एरियाज में आ सकता है। 10,000 से रिलेटेड डेथ है और ये डेथ डे बाय डे लगातार बढ़ता चला जा रहा है बिकॉज देयर इज नो वन टू कंट्रोल इजरायली अग्रेशन अगेंस्ट पैलेस्टीनियन। नाउ इंटरनेशनल क्रिमिनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस क्या कहता है? Instructions issued by Israeli authorities for population of Gaza City to immediately leave their homes, coupled with complete siege, explicitly denying them food, water, and electricity. Food, water, and electricity are not compatible within international humanitarian law. So अगर देखा जाए तो food, water, and electricity को weaponize कर दिया है। फूड वाटर यानी कि पैलेस्टीनियन लोगों को फूड वाटर और इलेक्ट्रिसिटी से डिप्राइव करके इजराइल ने इसको एक वेपन के तौर पे यूज किया है, जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का वायलेशन है। नाउ की पॉइंट्स क्या है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में? यूनाइटेड नेशन का कहना यह है कि एक एक्नॉलेजमेंट किया है कि क्लियर एविडेंस ऑफ पोटेंशियल वॉर क्राइम्स बाय हमास एंड इजराइल मिलिट्री सिंस अक्टूबर 7। यस, हमास का भी उतनी ही गलती है जितना इजराइल का, बट नाउ इजराइल पूरे गाजा के लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट देने में लगा हुआ है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने गाजा विजिट किया एंड ही सेड कि आईसीसी's मैंडेट इन द करंट कॉन्फ्लिक्ट। और यहां पे करीम खान जो कि आईसीसी के प्रोसिक्यूटर हैं, गाजा जाते हैं और वॉर क्राइम से रिलेटेड वायलेशंस को देखते हैं और वो अपना ओपिनियन देते हैं। आईसीसी क्या कहता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी नहीं है, यूनाइटेड नेशन से डायरेक्ट फंडेड नहीं है, यूनाइटेड नेशन की बॉडी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब आईसीसी क्या कंप्लेंट करता है? जैसे कि फैमिलीज ऑफ 9 इजरायली विक्टिम्स फाइल्ड एन आईसीसी कंप्लेंट alleged by genocide by Hamas after raids on October 7. Yes, human right violation, genocide by Hamas as well as by Israel. Complaints seek war crime prosecution for both parties and international arrest warrant for Hamas leader. It's not only international arrest leader, not only for Hamas leader, but also for Benjamin Netanyahu. Also for Benjamin Netanyahu, because in the name of defense, you cannot go on killing people. You cannot become a killing machine. इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ गवर्न करता है किसी भी आर्म कॉन्फ्लिक्ट को, मिलिट्री ऑक्यूपेशन को, और इसी तरीके से आप ये एम्फसाइज करता है कि कॉम्बैट और सिविलियंस के बीच में इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्या करता है? ये आर्म कॉन्फ्लिक्ट में और मिलिट्री ऑक्यूपेशन के टाइम में इंटरवीन करता है। उसके अलावा ये डिस्टिंक्शन क्रिएट करता है बिटवीन कॉम्बैटेंट्स एंड सिविलियन। लड़ाके को अलग तरीके से आप ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन आप सिविलियंस को भी उस तरीके से ट्रीट करेंगे तो दे विल बी डेड। नाउ ओरिजिनेट्स फ्रॉम 1949 Geneva Convention and subsequent protocol
सो ये रहा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो इन सब के बारे में बात करता है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के प्रिंसिपल्स क्या क्या, सिद्धांत क्या है? पार्टीज मस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉम्बैटेंट्स एंड सिविलियन, आपको लड़ाकू और सिविलियंस के बीच में फर्क करना होगा। दूसरा, प्रिकॉशनरी मेजर लेने होंगे ताकि सिविलियंस को कम से कम नुकसान हो सके। किसी भी तरीके का अटैक जो डिस्प्रोपोर्शनेट हार्म पहुंचाए सिविलियन को, उसको रोकना होगा। और ये सारे के सारे एलिगेशन जो हैं इजराइल के अगेंस्ट में लेवल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज एप्लीकेबिलिटी, क्या इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इजराइल हमास के मामले में एप्लीकेबल होगा? नाउ एप्लीकेबल ट्रीटीज डेट बैक टू 19th सेंचुरी में मॉडर्न वर्जन जिसको 1949 के में जिनेवा कन्वेंशन में कोडिफाई किया, इसमें एडिशनल प्रोटोकॉल ऐड किए गए हैं ताकि अलग अलग तरीके के वेपन्स और उनसे होने वाले वायलेशन और वायलेंस को एड्रेस किया जा सके। नाउ इजराइल और इंटरनेशनल ट्रीटी की बात करते हैं। क्या इजराइल ने ऐसा कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन किया है जो इजराइल इस समय वायलेट कर रहा है? देखते हैं। जिनेवा कन्वेंशन, इजराइल ने जिनेवा कन्वेंशन को 1951 को रेटिफाई किया है, लेकिन इसके एप्लीकेशन को लेकर इजराइल डिस्प्यूट करता है। कन्वेंशन टू द वेस्ट बैंकिंग कंसिडरिंग इट्स अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इजराइल का जो वेस्ट बैंक का ऑक्यूपेशन है या इजराइल का जो अभी गाजा का ऑक्यूपेशन है या इजराइल का जो अट्रॉसिटीज है, उन सब को लेके इस जिनेवा कन्वेंशन रेटिफाई करने के बावजूद भी इस जिनेवा कन्वेंशन के प्रिंसिपल्स को इजराइल डिस्प्यूट करता है। इजराइल का कहना यह है कि जिस टेरिटरी के बेसिस पे आप मुझे एलिगेशंस लगा रहे हैं, दोस टेरिटरीज आर डिस्प्यूटेड। तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी में जितना मेरे ऊपर एलिगेशन है उतना ही एलिगेशन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के बीच में है। सो इट शुड नॉट बी देयर। और इस तरीके से ये इंटरनेशनल जिनेवा कन्वेंशन के प्रिंसिपल्स को खारिज करता है। नाउ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इजराइल रिजेक्ट्स इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को इजराइल रिजेक्ट करता है क्योंकि ये इजराइल ने आईसीसी का सिग्नेटरी नहीं है और इंडिया भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सिग्नेटरी नहीं है। आईसीसी का कहना है कि इनका जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड्स टू पैलेस्टीनियन टेरिटरीज लीडिंग टू इन्वेस्टिगेशन इनटू इजराइल्स एक्शंस। बात सही है कि इजराइल ने साइन नहीं किया है, रेटिफाई नहीं किया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के कन्वेंशन को, लेकिन मामला अगर पैलेस्टीन से जुड़ा हुआ है और पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज कंप्लेन करती हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, तो बट ऑब्वियसली इजराइल के वॉर रिलेटेड एक्टिविटीज को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इंडाइट करेगा और उस केस में बेंजामिन नेतन्याहू होंगे। अभी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट में भी एक अरेस्ट वारंट इशू किया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने। नाउ वॉर और जिनोसाइड से रिलेटेड इज जिनोसाइड एंड वॉर क्राइम, आर्टिकल 147। इंटरनेशनल लॉ में जब भी कोई सीरियस ब्रीच होगा, जब सिविलियन और एनिमी कॉम्बैटेंट्स के बीच में आप फर्क नहीं करेंगे, कैजुअलिटी होगी, तो ये बात आएगा लॉ। प्रोहिबिशन इंक्लूड विलफुल किलिंग, टॉर्चर, ह्यूमन ट्रीटमेंट एंड अनलॉफुल डिपोर्टेशन। ये वॉर क्राइम का डेफिनेशन है। वॉर क्राइम का डेफिनेशन क्या है जो आपको इजराइल पर हमास में दिखेगा, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में दिखेगा कि सीरियस ब्रीचेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ अगेंस्ट सिविलियन और एनिमी combatants during armed conflict, prohibition of willful killing, torture, inhuman treatment and unlawful deportation of the civilians. Now genocide का definition दूसरा क्या है? Acts committed with intent to destroy the whole or in part national, ethnic, racial or religious group। तो ये पैलेस्टीन के केस में हो रहा है, सिस्टमेटिकली डिस्ट्रक्शन चल रहा है इजराइल के द्वारा पैलेस्टीनियन एंड पूरी गाजा की टेरिटरी का। इसमें किलिंग हो सकता है, मेंटल हार्म हो सकता है, बॉडीली हार्म हो सकता है, प्रिवेंटिंग बर्थ हो सकता है, फोर्सिबली ट्रांसफरिंग चिल्ड्रन, जिसके लिए रशिया के ऊपर भी एलिगेशन लगा था। आईसीसी का रोल क्या है? आईसीसी जनरली वॉर क्राइम्स को प्रोब करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, प्रोसिक्यूट करता है वॉर क्राइम को अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जीनोसाइड, जब लोकल जुरिस्डिक्शन उसको इंडाइट करने में फेल हो जाते हैं। तो अब आईसीसी का पोजीशन क्या है और इंटरनेशनल रिएक्शन क्या है? आईसीसी का इन्वेस्टिगेशन ये कहता है कि पैलेस्टीन मेंबरशिप and investigates Israel's action in occupied Palestinian territory। आईसीसी के प्रोसिक्यूटर का कहना यह है कि investigation into war crime allegedly committed in Israel since October 7। Yes, हमास भी उतना ही दोषी है जितना इजराइल दोषी है, but हमास got paid what they did। In fact, हमास के किए हुए का बदला जो है पूरे पैलेस्टीन के लोगों को चुकाना पड़ रहा है, पूरे पैलेस्टीन के लोगों को चुकाना पड़ रहा है। Now the way, the level of attack, the magnitude of attack, the magnitude of damage done by Israel कहीं से भी justified नहीं है। Now, अति सर्वत्र वर्जते, Israel is exceeding, crossing the line of all the humanitarian moral obligation। यही है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का कहना।
और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो आईसीसी के प्रोब को सपोर्ट करती है। ओनली लिंचेनस्टीन, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका जो है वो आईसीसी के इन्वेस्टिगेशन को बैक करते हैं इनटू ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट। तो ये रहा आज का आर्टिकल जिसमें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के बारे में बात किया, वियना कन्वेंशन 1951 के बारे में बात किया, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के बारे में बात किया और आईसीसी के जुरिस्डिक्शन के बारे में बात किया। आईसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।